नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की राजनीति इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने और सम्राट चौधरी को लेकर आगे इन्हीं को सब करना है वाले बयान ने सत्ता बदलाव की अटकलों को तेज कर दिया है। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को अपने ही विधायकों की नाराजगी ने झटका दिया, जहां कांग्रेस और आरजेडी के विधायक गायब रहे। और तीसरा बड़ा पहलू, एआईएमआईएम का साथ आने के बावजूद विपक्ष को जीत नहीं मिली। यानी सवाल कई है कि क्या बिहार में सत्ता बदलने वाली है, क्या विपक्ष अंदर से बिखर रहा है और क्या एआईएमआईएम का समीकरण आगे गेम बदल सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है प्रियदर्शी सर आपका। हम लोग बातचीत शुरू करते हैं। भागलपुर में जिस तरह से हमने देखा था 2-3 दिन पहले कि वहाँ पे मंच पर मौजूद जो एंकर थी, उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गलती से मुख्यमंत्री कह दिया। बगल में बैठे नीतीश कुमार पहले मुस्कुराए और फिर कंधे पर हाथ रख दिया सम्राट चौधरी के। फिर जमुई में भी आज हमने देखा कि नीतीश कुमार बोले कि आगे इन्हीं को सब संभालना है। बस यहीं से चर्चा गर्म हो गई है कि क्या नीतीश के बाद नीतीश राज्यसभा जाएंगे तो क्या सम्राट चौधरी सीएम बनेंगे। उसके अलावा जेडीयू में अगर हम देखें तो निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये इशारा क्या है, टाइमिंग का है या सच में कुछ सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ये इशारा है? सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का रिश्ता बेहद खास है। सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार गाहे बगाहे इशारों में अपनी पसंद जाहिर करते रहते हैं। और नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे राज्यसभा जाने के बाद, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार से पूछा जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आप बताएं। क्योंकि किंग नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे, लेकिन किंग मेकर नीतीश कुमार रह ही जाएंगे। और उनकी इच्छा के बिना भारतीय जनता पार्टी रिस्क नहीं लेगी किसी को मुख्यमंत्री बनाने की। अगर मुख्यमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेती है तो यकीन मानिए वो तलवार के धार पर चलने के बराबर होगा और नीतीश कुमार कभी भी इधर उधर कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार की पसंद को जरूर ख्याल में रखा जाए। और अभी के हालात में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई पसंद का व्यक्ति है नीतीश कुमार का, तो उस व्यक्ति का नाम है सम्राट चौधरी। नेक्स्ट सुशील कुमार मोदी। जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी की राजनीति को तय करते थे नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के भीतर, नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगला सुशील कुमार मोदी सम्राट चौधरी बने। यानी जैसे हम चाहते हैं वैसे सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी सरकार चलाएं और सम्राट चौधरी उसके लिए मुफीद है। कई बार विधानसभा में भी देखा गया है कि किस तरीके से नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की बॉन्डिंग रही है। बेहद खास रिश्ता है नीतीश कुमार का और सम्राट चौधरी का। पारिवारिक भी रिश्ता है। मैंने मैत्रेय जी पहले भी शायद आप ही के साथ डिबेट में बैठा हुआ था, तो ये इस बात की चर्चा की थी कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के रिश्ते बेहद खास हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। शकुनी चौधरी जब समता पार्टी की स्थापना हुई थी तो उस समय नीतीश कुमार के बेहद करीबी थे और लौ कुश समीकरण, जो कि कुशवाहा और कुर्मियों का समीकरण था, समता पार्टी का वो समीकरण बेस माना जाता था। उसमें लौ के नेता के तौर पर नीतीश कुमार हुआ करते थे और कुश के नेता के तौर पर प्रमुख नेताओं में शकुनी चौधरी हुआ करते थे। बाद में ये नीतीश कुमार और शकुनी चौधरी में अदावत हो गई, फिर से दोनों के रास्ते अलग हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं पारिवारिक एक रिश्ता बना हुआ है, पुराने संबंध बने हुए हैं और नीतीश कुमार को माना जाता है कि न वो दोस्ती भूलते हैं न वो दुश्मनी भूलते हैं। तो जो दोस्ती की अदायगी शकुनी चौधरी ने उस जमाने में नीतीश कुमार के साथ किया था, उसका कर्ज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवा करके उतार देना चाहते हैं। एक कुशवाहा राजनीति का भी लायबिलिटी है नीतीश कुमार पर, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार को कुशवाहों का वोट मिलता रहा। कितना मिला कितना नहीं मिला ये बात की बात है, लेकिन हाँ, लौ कुश समीकरण के प्रणेता के तौर पर तो नीतीश कुमार माने ही जाते हैं। और या एक चार्ज भी लगता है कि वो तो मुख्यमंत्री बन गए लेकिन कुशवाहों को नहीं मिला, कुशवाहों को सत्ता की मलाई नहीं मिली, कुशवाहों को शीर्ष नहीं मिला। और इसीलिए किसी जमाने में उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए थे नीतीश कुमार से, विपक्ष का नेता बने थे 2000 में उपेंद्र कुशवाहा, बहुत कम उम्र में। लेकिन बाद में उपेंद्र कुशवाहा भी अलग हो गए। यही कहते हुए उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से अलग हो गए थे कि यहाँ पर कुशवाहों की इज्जत नहीं है। एक के बाद एक अनेक नेता नीतीश कुमार को, कुशवाहा जाति के नेता, यही कहकर छोड़ते गए, जिसमें नागमणि भी है। कुछ दिनों के लिए भगवान श्री कुशवाहा भी अलग हुए, आए गए। सब यही कहते थे कि कुशवाहों की हकमारी जनता दल यूनाइटेड के भीतर होती है और समता पार्टी में भी हुआ था। तो ये जो चार्ज नीतीश कुमार पर लगा हुआ है, इस चार्ज को भी वो खत्म कर देना चाहते हैं सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनवा करके।
चूंकि निशांत मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, इसकी संभावना प्रबल है। तो अगर निशांत नए मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार चाहेंगे ना कि उनका जो बेस वोट बैंक है उसको एक मैसेज दिया जाए, और सम्राट चौधरी के अंदर में रहते हुए जो निशांत कर सकते हैं, जो उनको आजादी मिल सकती है, किसी और मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का शायद कोई और मुख्यमंत्री होगा, उसके अंडर में शायद वो आजादी निशांत को करने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं ना, बड़े भाई और छोटे भाई वाला मामला भी रहेगा निशांत और सम्राट के बीच में, पुराने पारिवारिक रिश्ते हैं, उस वो बॉन्डिंग भी साथ कैरी होता चला जाएगा। तो बड़े अच्छे ताल्लुकात में ये चीजें होंगी। इसीलिए आप जिस ओर इशारा कर रही हैं मैं आपको सुनता हूं मैत्रेयी जी, बहुत अच्छा आप विश्लेषण करती हैं और पॉइंट आउट करती हैं। आपने कई बार इस ओर इशारा किया है कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। हाँ है, आज भी आप उस चीज पर को लेकर के विमर्श करा रही हैं। हाँ है, और उसके पीछे ये जो कारण है वो बड़े कारण है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोचती है। भारतीय जनता पार्टी क्या दूसरा सुशील कुमार मोदी चाहेगी? क्योंकि सुशील कुमार मोदी की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि बड़ा नुकसान हुआ। सुशील कुमार मोदी अगर शायद नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पर बहुत वर्षों पहले से खेल रही होती। जो जनता दल यूनाइटेड के पीछे चलती रही दशकों तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में, वो उसकी वजह सुशील कुमार मोदी ही थे। तो क्या दूसरा सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी? ये एक बड़ा सवाल होगा। अगर दूसरा सुशील कुमार मोदी का सवाल नहीं उठा भारतीय जनता पार्टी के भीतर और नीतीश कुमार की पसंद का ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने रखा, तो यकीन मानिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। और इसके संकेत मिले हैं ना, सिर्फ एंकर का, नीतीश कुमार का मुस्कुराना, शायद भारतीय जनता पार्टी भी सम्राट चौधरी को लेकर के मन बना चुकी है। आपने एक बार कहा था कि एनडीए की बैठक सम्राट चौधरी ने ली, किस हैसियत से ली भाई? राज्यसभा चुनाव से पहले वो नीतीश कुमार भी ले सकते थे, लेकिन लिया किसने? सम्राट चौधरी ने। तो एक तरीके से उत्तराधिकार ट्रांसफर हो चुका है सम्राट चौधरी के भीतर। विधिवत घोषणा होनी बाकी है, औपचारिक घोषणाएं होनी बाकी है, शुभ मुहूर्त निकलना बाकी है। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने भी कमोबेश मन बना लिया है, नीतीश कुमार ने भी मन बना लिया है। एक बात है कि दिल्ली क्या सोचता है सम्राट चौधरी के बारे में, पहले भी मैं कह रहा था, दिल्ली और प्रदेश दो खेमों में भारतीय जनता पार्टी अभी भी बटा हुआ है। दिल्ली की पसंद नित्यानंद राय है, प्रदेश की पसंद सम्राट चौधरी है। इन दोनों के बीच में किसका पलड़ा भारी होगा, उसका निर्णय अगर नीतीश कुमार को करने का मौका मिला तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी का पलड़ा भारी होगा। मैत्रेयी जी। सर, ये तो मुख्यमंत्री की बात हो गई। इसके अलावा कैबिनेट में कौन कौन मंत्री हो सकते हैं? चिराग पासवान हो गए, मांझी हो गए, क्या क्या दाव वो लगा सकते हैं? जिस तरह से राज्यसभा में भी निराशा, मांझी के अगर केस में कहें तो निराशा हाथ लगी है। चिराग पासवान हालांकि वो लगातार ये बात कह रहे थे कि उन्हें राज्यसभा अपने उम्मीदवार नहीं भेजने हैं, लेकिन जीतन राम मांझी की अगर हम बात करें तो निराशा ही हाथ लगी है उनके। तो चिराग पासवान, मांझी, उसके अलावा अगर हम उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, क्योंकि वो भी अपने बेटे को इस बार एमएलसी के चुनाव में चाहते हैं कि एमएलसी की सीट उनके मिल जाए जून में, जो 2026 जून में होने वाला है। तो उनका क्या स्टेटस है अभी अगर मंत्री पद पे देखें तो? बहुत गंभीर सवाल उठाया है मैत्रेयी जी आपने। कौन मंत्री बनेगा, किसकी मंत्री पद से छुट्टी हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज आप इजाजत दें तो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा मैत्रेयी जी। हाँ बिल्कुल सर। देखिए, जब मंत्री पद का बंटवारा होगा ना, नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी होगी, नए मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके अंदर में जब मंत्री बनेंगे तो उस समय एक समीकरण का बहुत ख्याल रखा जाएगा, वो होगा भूमिहारों और राजपूतों का। चूंकि यह पहली बार शायद हो रहा है कि राज्यसभा के भीतर से एनडीए की ओर से भूमिहार और राजपूत शून्य हो गए हैं। बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, बेहद दिलचस्प। इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन ये अंदर की याद है। लोग मरमरिंग है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूमिहारों और राजपूतों में कि हमारी संख्या एनडीए के भीतर शून्य कैसे हो गई। भूमिहारों और राजपूत, एकमात्र राज्यसभा से सांसद अभी बचे हुए हैं भूमिहारों के अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कांग्रेस से हैं। राजपूतों का कोई नहीं बचा है राज्यसभा में। हरिवंश जी जनता दल यूनाइटेड के होते थे, लेकिन इस बार नहीं गए, उनकी जगह पर नीतीश कुमार चले गए। तो और संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो राजपूत और भूमिहारों की संख्या बहुत ज्यादा है, विधायकों की संख्या। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की खुशी एक तरफ, जीतन राम की नाराजगी एक तरफ, चिराग पासवान के विधायकों की संख्या एक तरफ, जातीय समीकरण का भी ख्याल मंत्रिपरिषद के नए मंत्रिमंडल का जब गठन होगा तो उसमें एनडीए जरूर रखेगी। क्योंकि इसका जो एनडीए का जो बेस वोट बैंक है वो भूमिहार और राजपूत हैं, और उनकी कभी ऐसा होता नहीं था। एक जमाने में, मैं याद दिलाता हूं, अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है,
राज्यसभा में भूमिहारों की ही संख्या कर लीजिए, विवेक ठाकुर होते थे, राकेश सिन्हा भी थे, इधर कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे, राजपूतों से भी कई राज्यसभा थे। ठीक है, राजपूतों का तो उत्तर प्रदेश में उनका कबर हो जाता है, अन्य राज्यों से चले जाते हैं तो कबर हो जाता है, लेकिन भूमिहारों की संख्या शून्य होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के एक तरीके से खिलाफ भी मामला जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सबसे हार्डकोर मार्शल कास्ट जो उनको समर्थन देता है उसमें भूमिहार है, और इसकी संख्या शून्य हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसको संतुष्ट करने के लिए मंत्रिमंडल में बड़ी जगह दी जा सकती है। जो एक चर्चा चल रही है कि अगर जनता दल यूनाइटेड के कोटे से उप मुख्यमंत्री आता है तो शायद भूमिहार कोई उप मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, तो अब ये संभव होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है, करने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सवर्ण जाति का उप मुख्यमंत्री रखना अब मजबूरी हो जाएगा, क्योंकि आपने समीकरण के हिसाब से सारी जातियों को राज्यसभा में तो सेट कर दिया, लेकिन जिनके विधायक हैं उनको तो भी तो कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा मैत्रेय जी। अब आते हैं आपके सवाल पर कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा तो खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। जो चाहिए था, भारतीय बीजेपी फाइल्स में जो लिखा गया था उपेंद्र कुशवाहा के नाम से, वो कमिटमेंट पूरा हो रहा है। उनको राज्यसभा कमिट किया गया था विधानसभा चुनाव से पहले, गलबहियां करके या फिर गलजबरिया करके, दोनों में से जो आप कह लीजिए। जिस तरीके से टिकट बंटवारे के समय उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे और उनको दिल्ली ले जाया गया था, और दिल्ली में जो तय तमन्ना हुआ था उसके आधार पर उनको फुल टाइम राज्यसभा मिल गया इस बार, और बेटे की भी संभावना है कि विधान परिषद में वो चले जाएंगे। जीतन राम मांझी का सवाल, जीतन राम मांझी का सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि टिकट बंटवारे में भी वो बहुत नाराज थे। चिराग पासवान की पार्टी के खिलाफ उन्होंने खुले तौर पर कह दिया था कि हम उम्मीदवार दे देंगे। इतनी बड़ी नाराजगी थी मैत्रेय जी, इसके बावजूद जीतन राम मांझी को राज्यसभा में नहीं मिला, और वो मांग रहे थे कि दे दीजिए हमको भी राज्यसभा, लेकिन किसको मिलता। तो जीतन राम मांझी को राज्यसभा नहीं मिला, तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल में उनके किसी विधायक को मंत्री बनाया जाए, या फिर केंद्र में जीतन राम मांझी जो मंत्री हैं उनका ओहदा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब चिराग पासवान को टिकट बंटवारे में ही बहुत कुछ मिल चुका था, और बीजेपी फाइल्स में यह भी तय हो चुका था कि अगर आपको इतनी सीटें दी जा रही हैं तो बाद में आप बहुत डिमांडिंग नहीं रहेंगे। और चिराग पासवान ने समझ लिया है और सीख लिया है कि अगर एनडीए के भीतर रहना है तो संयम रखना होगा, और भारतीय जनता पार्टी को बिग ब्रदर मान करके चलना होगा, बार बार बाल हट नहीं दिखाना होगा। तो राज्यसभा में चिराग पासवान ने कोई बाल हट नहीं दिखाया, और संभावना ये है कि ये जो त्याग दिखाया है एक तरीके से चिराग पासवान ने, क्योंकि चिराग पासवान के लिए बहुत पहले से ड्यू है भारतीय जनता पार्टी के कोटे से राज्यसभा। 2020 से पहले से ये बात चल रही है कि राज्यसभा वाला जो मामला है अभी भी चिराग पासवान के खाते में वो नहीं गया है। तो यहां पर संभावना बनती है कि चिराग पासवान के विधायकों में से किसी और को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाएगा। एलजेपीआर के कोटे का मंत्री कोटा बढ़ जाएगा मैत्रेय जी। सर, इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में जो गायब विधायक हैं उन पर भी बात कर लेते हैं कि उन पर आखिर पार्टी क्या निर्णय लेती है, क्योंकि आरजेडी के फैजल रहमान हो गए और कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा हो गए, मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद वोटिंग से गायब रहे थे, और इस कारण से कहा जा रहा है महागठबंधन के उम्मीदवार हार गए, और सभी ने अलग अलग सफाई दी थी लेकिन पार्टी लाइन नहीं तोड़ी, और इस तरह से अब का कार्रवाई की बात उठ रही है। पर मुश्किल है कि क्योंकि कांग्रेस के पास विप या सचेतक जो है वो साफ नहीं है, और आरजेडी अगर एक विधायक हटाएगी भी तो तेजस्वी का नेता प्रतिपक्ष पद खतरे में पड़ सकता है। तो क्या मजबूरी में बागियों को छोड़ देंगी ये पार्टियां, या अंदर खाने कोई सख्त कदम भी उठ सकता है? मांझी जब नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। डुबाने वाले मांझी मतलब इनके अपने नेतृत्व करता है। कांग्रेस अभी तक अपना विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई है, तो कैसे ये उम्मीद कर रही थी कि हमारे विधायक एकजुट रहेंगे। इतनी छोटी पार्टी, पिद्दी सी पार्टी हो गई है बिहार में, और अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रही है। नहीं, तो वहीं से ये मामला निकला। कोई नेतृत्व को सुनने को तैयार नहीं है कांग्रेस के भीतर, और कांग्रेस क्या कार्रवाई करेगी, राज्यसभा में व्हिप जारी तो होता नहीं है। और उन्होंने क्रॉस वोटिंग भी नहीं गए, वोट देने ही नहीं गए, क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं, वोट देने नहीं गए। आप क्या कार्रवाई करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पार्टी से निकाल देंगे, निकाल दीजिए। वो तो इसी तैयारी में बैठे हुए कि हमें कब आप पार्टी से निष्कासित करिए, ताकि उनके लिए वो बैरियर टूट जाए, 2/3 बहुमत वाला जो मामला होता है ना वो खत्म हो जाए, वो बैरियर खत्म हो जाए, वो किधर भी जा सकते हैं, किसी को समर्थन कर सकते हैं। फिर तो पार्टी से ये लोग तो इंतजार में बैठे हुए कि हमको पार्टी निष्कासित कर दे, आज करे, अब करे, तब करे। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। कांग्रेस समझ रही है, जान रही है कि निष्कासित करके क्या हमको मिलेगा। और यही हाल जो आपने कवर किया मैत्रेय जी,
कि विपक्ष का नेता बचाए रख की कुर्सी बचाए रखना भी तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल होगा अगर अपने एकमात्र विधायक पर वो कार्रवाई कर देंगे। मुश्किल हो जाएगा। लेकिन तेजस्वी के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि जिस पर वो बड़ा दांव लगाते हैं, मुसलमानों पर। हाँ, जो मुसलमान इनके लिए ईमानदारी की कस्में खाते हैं, वो मुसलमान विधायक अगर गायब ही रहा तो एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा था, है कि नहीं? शिवेश राम के लिए फायदा किसको हुआ? शिवेश राम को हुआ, भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो आप अपने सबसे मजबूत स्तंभ को नहीं बचा पाए तो गैरों से क्या आप उम्मीद किए हुए थे? कांग्रेस से फिर आप कैसे उम्मीद किए हुए थे कि कांग्रेस नहीं टूटेगी? आप खुद में एकजुट नहीं रहे। तो ये बड़ा ही सवाल और आने वाले दिनों में कचोटेगा तेजस्वी यादव को। उनके नेतृत्व पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा कि क्या वे पार्टी को विपरीत परिस्थितियों में संभाल सकते हैं। ये साख की लड़ाई थी तेजस्वी यादव के लिए। अगर यहाँ एक सीट राज्यसभा में वो निकाल लेते तो यकीन मानिए अभिमन्यु की तरह अभिमन्यु चक्रव्यूह नहीं भेद पाया था, लेकिन ये चक्रव्यूह वेदने वाले अभिमन्यु बन जाते राज्यसभा चुनाव में। मैत्रेयी जी, ऐसा वे नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए वे नहीं कर पाए कि ये समय ही नहीं देते। अपने पार्टी के भीतर अनुशासन कायम करने में इनकी बड़ी नाकामयाबी है। कांग्रेस हो, हाँ एक चीज आप कह सकती हैं कि एआईएमआईएम ने जो बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा दिल दिखाया। मैं उसी पे आने वाली थी क्योंकि एआईएमआईएम ने इस बार तो पूरा साथ दिया। इससे पहले हमने देखा कि ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन से बाहर रखा गया था, 2020 में टूट, 2025 में ठुकराव, फिर भी एआईएमआईएम साथ आई, लेकिन अंदर की नाराजगी भारी पड़ गई। तो इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कांग्रेस की नाराजगी को हल्के में लेना, और सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एआईएमआईएम को बार बार जिस तरह से नजरअंदाज किया गया, उसके बाद इस बार भी जब साथ आए तो जो उम्मीदवार को जिता नहीं पाए, जिसके बाद ये एआईएमआईएम के प्रवक्ताओं का जो संदेश आ रहा था और कहा जा रहा था कि जब अपने ही प्रवक्ता जो आरजेडी और कांग्रेस के ही जो विधायक हैं उनको जब नहीं आप बचा पा रहे हैं, तो फिर कहां से एआईएमआईएम को साथ ला के भी आपने क्या कर लिया? बिल्कुल, और एआईएमआईएम सवाल पूछेगी कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन आपकी बेईमानी गर्त में ले जा रहा है चीजों को, महागठबंधन को। हालांकि एआईएमआईएम महागठबंधन में नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में संकेत जो मिल रहे हैं उसके हिसाब से एआईएमआईएम भी महागठबंधन के भीतर होगी और एआईएमआईएम अब स्पेस लेना शुरू करेगी। मुसलमानों के बीच में बड़ा स्पेस, सीमांचल से बाहर निकलेगी अब, क्योंकि इनके साख पर अब सवाल खड़ा होना शुरू हो गया है, आरजेडी के साख पर, कांग्रेस के साख पर। तो अब एआईएमआईएम रहनुमा के तौर पर, बतौर मुसलमानों के सूबे के बेहतरीन रहनुमा के तौर पर अपने आप को पेश करेगी। और आरजेडी के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है एआईएमआईएम। दूर रह करके भी खतरा थी एआईएमआईएम, और साथ आकर के भी आरजेडी के लिए खतरा बन गई है एआईएमआईएम। अब इनके आरजेडी जो कहती थी ना कि हम इतने संगठित हैं, हम लाठी देते हैं, हम बल देते हैं, और एआईएमआईएम भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, नहीं, अब तो कांग्रेस बी टीम हुई ना। सर खतरा तो आरजेडी बी टीम हुई ना। 2025 के चुनाव में भी दिख गया, जिस तरह से 17.7% मुसलमान है बिहार में और करीब 47 सीटों पर मुस्लिम जो है वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं। और अगर इसकी बात करें, आरजेडी की बात करें, तो पिछली बार वोट परसेंटेज 76% था, ये घट के इस बार 70% हो चुका है, 9% जो एआईएमआईएम के साथ थे। तो जो घाटा और वो ऐसी की बात कर रहे हैं, वो तो हमने 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देख लिया। अब और बड़ा घाटा होगा, और घाटा हो ना हो, अब एआईएमआईएम को ज्यादा फायदा होगा। इसको घाटे से ज्यादा फायदे के तराजू में तौलिए। एआईएमआईएम अब सीमांचल से बाहर निकलेगी और भी सीटों पर निर्णायक दस्तक देगी, और हो सकता है कि छोटी मोटी पार्टियों के साथ जो 2020 में जो करिश्मा एआईएमआईएम बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के साथ मिलकर के वैसा करिश्मा नहीं कर पाई थी, आगे आने वाले दिनों में वो करिश्मा करेगी। छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के बड़ा खेल बिहार में करने की स्थिति में अब एआईएमआईएम आने वाली है। और एक और महत्वपूर्ण बात, एआईएमआईएम अभी और फंसाएगी महागठबंधन। अगर इन लोगों ने विधान परिषद नहीं दिया एआईएमआईएम को, तो एआईएमआईएम पूरे सूबे में ढिंढोरा पीटेगी। जिस तरीके से ढोल ताशा लेकर के राबड़ी आवास पर पहुंचे थे ना एआईएमआईएम के लोग, उसी तरीके से ढोल नगाड़ा लेकर के पूरे बिहार में घूमेंगे कि देखिए राज्यसभा में तो इन्होंने हमसे ले लिया वोट,
और हमें विधान परिषद में नहीं भेज रहे हैं। तो अब बड़ी मुश्किल है। आगे आने वाले दिनों में ये लड़ाई और चौड़ी होगी, खाई बढ़ेगी और एआईएमआईएम हर स्थिति में फायदे में है और ये फायदा उसको पहुंचाया है आरजेडी ने और ये फायदा पहुंचाया है उसको कांग्रेस ने। दाग धुल गए हैं एआईएमआईएम के कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अब तो कांग्रेस पर ही बी टीम का आरोप लगेगा कि चूंकि उनके विधायक नदारद रहे, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। आरजेडी पर भी तो बी टीम का आरोप लगेगा कि आपने एक तरीके से शिवेश राम को फायदा दिलवा दिया। क्या अंदर खाने 60 काट था क्या? या फिर जो कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि सवर्ण प्रत्याशी महागठबंधन से था, भूमिहार प्रत्याशी महागठबंधन से था, इसीलिए हम लोग वोट देने नहीं गए। तो आप ए टू जेड की जो राजनीति करने की बात कर रहे हैं वो तो धत्ता है ना। उस पर तो, उस साथ पर तो सवाल खड़ा होता है ना कि अगर आप देते भी हैं टिकट तो आपके मतदाता वोट नहीं करेंगे, आपके विधायक उसको वोट नहीं करेंगे। तो ये जो राहुल गांधी जो विधानसभा चुनाव से पहले मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि माइनस सवर्ण हम बिहार की राजनीति करेंगे और पत्रकारों को भी चुन चुन करके, वैसे ही सिर्फ पत्रकारों को इंटरव्यू देते थे जो सवर्ण विरोधी मानसिकता के होते थे या दलित राजनीति, सवर्ण विरोधी मानसिकता तो अलग कैटेगरी हो जाएगा। ये कहिए कि जो दलितों के बड़े पैरोकार होते थे सिर्फ उन्हीं को इंटरव्यू दे रहे थे और एक तरीके से माइनस कर रहे थे। अखिलेश सिंह को मैसेज देने के लिए ही तो प्रदेश अध्यक्ष से हटाया था ना कांग्रेस ने। देखिए नहीं, हम सवर्ण राजनीति नहीं करेंगे, अखिलेश सिंह को हटाओ प्रदेश अध्यक्ष से। हटा दिया, किसको बनाया? तो क्या कांग्रेस वही खेल तो नहीं कर रही है? और इसमें राहुल गांधी का तो हाथ नहीं है। जांच होनी चाहिए, कांग्रेस के लोगों को कमेटी बिठानी चाहिए राहुल गांधी पर कि आपने पहले ऐसा कहा था और वैसा ही अब भी हो रहा है। क्या आपके ही इशारे पर ये 3 विधायक इधर उधर तो नहीं हो गए? केडी सिंह सवर्ण है, भूमिहार है, इसलिए इनको मदद नहीं करनी है, इनको चुनाव हरवा दीजिए। मैत्री जी, बड़ा सवाल है या नहीं, आप बताएं। बिल्कुल, जो भी सवाल होगा हम आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।